गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरुण सौरभ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि हमारा वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 1993 की यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है और इस सीरीज़ का 11वां प्रश्न है। हम लोगों का आज का पहला प्रश्न देखिए, चोलों के अधीन, यहाँ पे देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलते हैं वो कहाँ हैं। ये पूछ रहा है कि चोलों के ग्राम प्रशासन के जो ब्यौरे मिलते हैं वो किस शिलालेख से मिलता है। तो जो आपका ऑप्शन होने वाला है सही, वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन के ब्यौरे हैं वो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलते हैं। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए, चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। फिर से पढ़ लीजिए, चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष में प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। आगे है स्थानीय एवं ग्राम प्रशासन। स्थानीय एवं ग्राम शासन प्रणाली चोल व्यवस्था की एक सर्वप्रमुख विशिष्टता थी। तो ये चोलकालीन व्यवस्था जो है उसकी सर्वप्रमुख विशिष्टता ये थी कि उसका स्थानीय एवं ग्राम प्रशासन जो था वो सुदृढ़ रहा होगा। तो चोल अभिलेख जो है, चोल अभिलेख मुख्यतः निम्न 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया है। क्या करता है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला जो है वो उसको उर कहा जाता है, दूसरा जिसको सभा या महासभा कहा जाता है और तीसरे को नगरम कहा जाता है। इसमें जो उर तथा सभा बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। गांव के सभी कार्यों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरीयम कहते थे। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। तंजावुर चोलों की राजधानी थी, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। प्रश्न को पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन नंबर बी नटराज, ऑप्शन नंबर सी राम और ऑप्शन नंबर डी सोमस्कंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नटराज। नटराज इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। दक्षिण भारत में चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने किया था। महान चोल शासकों ने न केवल द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, बल्कि तक्षण कला व मूर्ति कला में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। चोलों के समय निर्मित धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा को विश्व के श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प में से एक माना जाता है।
हमारा प्रश्न देख लीजिए क्या था, यही था हमारा प्रश्न था कि विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो हमने देखा कि नटराज की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का तथा इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित चित्रकारी की गई है। तो बृहदेश्वर मंदिर है उसकी दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित चित्रकारी की गई है। इस बात को आप याद रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके विचरित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बाकी सब गलत है, एक युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित होगा। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय सम्रांगण सूत्र। ऑप्शन नंबर बी महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। ऑप्शन नंबर सी भोजदेव मानसोल्लास। और ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर आमुक्त माल्याद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। क्या होने वाला है? महेंद्र वर्मन मत्तविलास प्रहसन। अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। दक्षिण के पल्लव राजवंश का महान शासक महेंद्र वर्मन एक महान कवि, संगीतज्ञ एवं निर्माता था। उसने मत्तविलास प्रहसन नामक एक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की रचना की थी। तो यही चीज़ हमारे पिछले जो हमने प्रश्न देखा, पिछला वाला लास्ट वाला प्रश्न यही पूछ रहा है। फिर से हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी। इसको हम लोगों को सुमेलित करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इसके बाद इस ग्रंथ में कापालिकों एवं भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है, जबकि मालवा के परमार शासक कविराज भोज ने राम रांगड़ सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है सम्रांगड़ सूत्रधार। सॉरी, राम नहीं है, सम्रांगड़ सूत्रधार है। तो सम्रांगड़ सूत्रधार किससे संबंधित है? वो है स्थापत्य कला से संबंधित। तो सम्रांगड़ सूत्रधार की रचना किसने की थी? कविराज भोज ने। ठीक है, तो कविराज भोज ने सम्रांगड़ सूत्रधार तथा आयुर्वेद सर्वस्त्र पुस्तकों की रचना की। तो कविराज भोज ने 2 पुस्तकों की रचना की, यहाँ पे बताया जा रहा है। एक सम्रांगड़ सूत्रधार और एक आयुर्वेद सर्वस्त्र, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित यह पुस्तक है, पुस्तकों की रचना की। इसके बाद कल्याणी के जो चालुक्य हैं, चालुक्य के शासक सोमेश्वर तृतीय ने शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मानसोल्लास की रचना की थी। तो मानसोल्लास की रचना किसने की थी? मानसोल्लास की रचना की थी सोमेश्वर ने। तथा दक्षिण के हिंदू राज विजयनगर के तुलु वंश के महान शासक तथा तेलुगु साहित्य के विद्वान कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद या फिर विश्ववितीय एवं संस्कृत भाषा में एक नाटक जिसको जाम्बवती कहा जाता है, जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। इसके बाद आंध्र पितामह एवं अभिनव भोज की उपाधियों से विभूषित कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु कविता के अष्टदिग्गज 8 कवि रहते थे। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था?
किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 14वां का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए बलबन। कौन है? बलबन। ऑप्शन नंबर ए बलबन सही है। इसका व्याख्या है, ममलूक वंशी सुल्तानों में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा सिजदा एवं पैबोस शुरू किया। इसी क्रम में फारसी त्यौहार नौरोज को मनाना प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। कारण आर है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये दो हैं, एक है कथन, एक है कारण। कथन ए है, कारण आर है। दोनों कथन आपके सामने हैं। अब क्या करना है, उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको सत्य बताना है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं पर ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो ए है वो सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ए सही है, बाबर ने बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा था और जो तुर्की है मुगल दरबार की राजभाषा थी। ये क्या है? ये गलत है। तो चलती है इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। बाबरनामा अथवा तुझके बाबरी नामक आत्मकथा की रचना प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने की थी। बाबर द्वारा यह ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो पहला कथन सही हो जाता है। कालांतर में बादशाह अकबर महान के नवरत्न अब्दुर रहीम खानखाना के द्वारा बाबरनामा नाम से इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। इस ग्रंथ से भारतीय 1504 से 1529 तक की राजनीतिक एवं प्रशासकीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, ध्यातव्य है कि मुगल शासकों की जो राजभाषा था वो फारसी थी। ठीक, तो राजभाषा क्या है? फारसी। वहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि राजभाषा क्या थी? तुर्की, जबकि होना चाहिए कौन सा? फारसी। इसलिए ये गलत है और ये सही है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का किला-ए कोहना मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी है जौनपुर की अतला मस्जिद। ऑप्शन नंबर सी गौर की बड़ा सोना मस्जिद और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का किला-ए कोहना मस्जिद। इसका निर्माण करवाया था शेर शाह ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली का किला-ए कोहना मस्जिद। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर किला-ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। कब? 1545 ईस्वी में। ठीक, इस मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में इसको उच्च स्थान दिया जाता है। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। तो जो अटाला मस्जिद है उसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। गौर की बाड़ा सोन मस्जिद का निर्माण बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह ने करवाया था। किसने? नुसरत शाह ने।
और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1206 से 1210 के बीच में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मुगल चित्रकला में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत अपनाया हुआ दिखाई देता है, जिससे निकट और दूर के व्यक्ति तथा पदार्थ एक परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। ऐसा किसके प्रभाव के कारण हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी है डच, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी है डेनमार्की। तो 17वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। मुगल शासक जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल है। मुगल कालीन चित्रकला शैली जो फारसी है, मुगल कालीन चित्रकला शैली फारसी, भारतीय तथा यूरोपीय चित्रकला शैलियों से प्रभावित थी। क्या थी? मुगल कला जो चित्र शैली है वो फारसी, भारतीय तथा यूरोपीय तीन प्रकार के किस से फारसी, भारतीय तथा यूरोपीय चित्रकला शैलियों से प्रभावित थी। मुगल चित्र शैली में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत निकट एवं दूरस्थ व्यक्ति एक पदार्थ एवं पदार्थ, फिर से पढ़िए, मुगल चित्र शैली में अग्र संक्षेपण का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत निकट एवं दूरस्थ व्यक्ति एक पदार्थ एवं पदार्थ एक ही परिप्रेक्ष्य में चित्रित किए जाते हैं, पुर्तगाली चित्र शैली के प्रभाव का परिणाम थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली प्रभाव का ये परिणाम है। उसके बाद मुगल काल में यूरोपीय चित्रों के महत्वपूर्ण भागों को अपने चित्रों में संजोने वाले महत्वपूर्ण चित्रकारों में बसावन, केशवदास, मिशिकन, दौलत, अबुल हसन आदि हैं। मिशिकन यूरोपीय प्रभाव वाले चित्र बनाने वाला प्रमुख चित्रकार हैं। तो यूरोपीय प्रभाव वाले चित्र को बनाने वाला प्रमुख चित्रकार कौन है? चित्रकार वो है मिशिकन। और ये सभी जो चित्रकार हैं वो भी ऐसे ही चित्रकार हैं जो यूरोपीय प्रभाव के चित्र बनाते थे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर सी बम्बई प्रेसिडेंसी और ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है, रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। आप ऑप्शन देख लीजिए, जो हम लोगों ने सही बताया है ऑप्शन नंबर डी को, इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इसमें असम भी आप जोड़ सकते हैं आराम से। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे क्या कहता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 में कैप्टन रीड के प्रयासों से मद्रास के 12 महल जिलों में लागू किया गया। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। इस प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कर्नल रीड थे। इस व्यवस्था में रैयतों अर्थात किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हुए किसानों से प्रत्यक्ष रूप से उपज का 55% से 66% तक का भू राजस्व कंपनी द्वारा वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 51% सबसे अधिक, ये है सबसे अधिक, 51% जो है सर्वाधिक है। तो उल्लेखनीय है कि
रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का कुल 51% हिस्सा शामिल था। लॉर्ड गवर्नर कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर बी सत्यबोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज और ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी सत्य शोधक समाज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सत्य शोधक समाज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 1873 ईस्वी में सत्य शोधक मंडल की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तकों की रचना की। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? इनकी पुस्तक है सत्य शोधक मंडल और नहीं, ये तो इनका क्या है? संस्था है। इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी है और सार्वजनिक सत्य धर्म है। ये पुस्तक लिखी कब गई है? ये पुस्तक लिखी गई है 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की अपना, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन पुस्तकों में ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक, इसको ऐसे फिर से पढ़ लीजिए। इन पुस्तकों में ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन पुस्तकों में ये कहाँ गया? ये प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणा डे तथा आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा सन 1896 ईस्वी में वेल्लूर, अर्थात जो कलकत्ता में पड़ता है वेल्लूर, वहाँ पे की गई थी। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहाँ गया? ये अगला प्रश्न कहता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1882 का हंटर आयोग और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1854 का वुड का डिस्पैच। तो जो सही जवाब है वो है 1835 का मैकाले मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। 1835 के मैकाले का जो मिनट था उससे आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव पड़ी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देसी या अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देसी या अंग्रेजी किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए के विवाद का समाधान करने के लिए अपनी काउंसिल के विधि सदस्य
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन किया। एक विवाद था, कौन सा विवाद था कि ये जो भारत में शिक्षा है वो किस माध्यम से दी जाए, किस भाषा के माध्यम से, जो भाषा हो वो कौन सी होनी चाहिए, वो अंग्रेजी होना चाहिए या फिर देसी होना चाहिए या फिर क्षेत्रीय होना चाहिए। ये जो विवाद था, इस विवाद को सुलझाने के लिए विलियम बेंटिंक ने क्या किया, अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन किया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरणार्थ मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मार्च 1935 में मैकाले के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव डाली। ज्ञातव्य है कि 1833 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था, मतलब 1813, यहाँ पे 1813 है, 1813 के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था दी गई। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा गठित हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए तथा 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित किए गए चार्ल्स वुड के डिस्पैच में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दी गई सूची के 4 राजनीतिक दलों में किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई थी। तो आपको बताना है कि इन 4 राजनीतिक दलों में से सबसे अंतिम में किसकी स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी और ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन तीनों राजनीतिक दलों से सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बढ़ते हैं हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है श्रमिक दल अर्थात लेबर पार्टी और फिर ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है, ये अंग्रेजी शब्द आप याद रखिएगा, ये दोनों हिंदी शब्द दिया है। अनुदार दल और श्रमिक दल, ये क्या है, दरअसल लेबर पार्टी है और ये कंजर्वेटिव पार्टी है। ये ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां आरंभिक हिग तथा टोरी नामक राजनीतिक पार्टियों के ही संगठित एवं आधुनिक रूप हैं। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना जो है वो 1834 ईस्वी में हुई थी। डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक पार्टियां अमेरिका की 2 प्रमुख पार्टियां हैं। अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विरुद्ध थे, किंतु अमेरिकी संविधान के लागू होने के पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक पार्टियों की स्थापना हुई। कालक्रम की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंजर्वेटिव पार्टी जो इंग्लैंड की है तथा रिपब्लिक पार्टी एवं डेमोक्रेटिव पार्टी जो यूएससी की है के पश्चात हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने बम्बई में की थी। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था। तो 1838 ईस्वी में किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई थी भारत में। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी सेटलर्स एसोसिएशन और ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। इसमें से जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। तो भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में, इस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी, वो है जमींदारी एसोसिएशन। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। व्याख्या कहता है कि सन 1938 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना था। इस संस्था के अन्य प्रमुख नेता प्रसन्न कुमार ठाकुर तथा राजा राक्षाकांत देव थे। ये लिखा क्या गया है, ठीक है, ये जो अक्षर है यहाँ पे हम लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। सन 1838 में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना था। इस संस्था के अन्य प्रमुख नेता प्रसन्न कुमार ठाकुर तथा राधाकांत देव थे। ये रक्षा जैसा समझ में आ रहा है, ये राधाकांत देव हैं। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर के ही प्रयासों से कलकत्ता में की गई थी, जबकि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी आदि के द्वारा की गई थी। तो ये है इस प्रश्न की व्याख्या। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। उद्देश्य जो हैं आपके दिए गए हैं। पहला जो है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है मुस्लिम समाज का सुधार। तीसरा जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। चौथा जो है ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, एक मिनट इसको यहाँ से हटा दीजिए तो ऑप्शन हमारा दिखेगा। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। ऊपर से जो चार विकल्प, जो चार कथन दिए गए हैं उनमें से सही कौन है जो कि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2,
ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1 और 4। जो पहला विकल्प है, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न कराना, ये खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। और फिर ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, ये दोनों खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। तो इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया था कि वे तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, जिसके सुल्तान को वे इस्लाम का खलीफा मानते थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परंतु युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने इस वादे को तोड़ते हुए सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 में हुई थी। ये संधि सेवर्स की संधि के अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन या विभाजन कर दिया। इसके विरुद्ध भारतीय मुसलमानों ने अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी भी खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर मानते हुए इस आंदोलन में शरीक हो गए तथा उन्हें 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य तथा खिलाफत की रक्षा करना था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, अंग्रेजी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है। तो ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो भारत में कपड़ा व्यापारी है, वो बैंकर भी है, कांग्रेसी भी है और महात्मा गांधी का दोस्त भी है, मतलब सहयोगी भी है। तो वो कौन व्यक्ति है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जमना लाल बजाज। तो जमना लाल बजाज जो हैं वो कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे, कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के जो निकट सहयोगी भी थे। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जमना लाल बजाज भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे। प्रतिवर्ष रचनात्मक कार्य, ग्रामीण विकास में महिलाओं व बच्चों के कल्याण एवं उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि घनश्याम दास बिड़ला भी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी, बिड़ला औद्योगिक समूह के प्रमुख तथा विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक व औद्योगिक संस्थाओं के संस्थापक थे। इन्हें 1767 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जून 1983 में इसका निधन हो गया, मतलब इनका निधन हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये प्रश्न। हम लोग अगले वीडियो में फिर 15 प्रश्न लेकर या फिर 20 प्रश्न लेकर मिलेंगे, जो कि 1993 में यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, वो भी जीएस के। तो ये जो प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी। तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी और उन्होंने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया। वो उपाधि कौन सी थी? तो वो उपाधि थी केसरे हिंद। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी और इसको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केसरे हिंद। चलते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेनाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे इन्होंने वापस कर दिया। यह उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले दी गई थी। गांधी जी ने इसी समय जुलू युद्ध पदक
तथा बोअर पदक भी वापस कर दिया, जबकि जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, केसरे हिंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर से 20 प्रश्नों को लेकर जो यूपीएससी 1993 में पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।